नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रिय क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व उसमें जिससे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जैसे केसरी सिंह बारेहट, उनके पुत्र प्रताप सिंह बारेहट का, जोरावर सिंह बारेहट का। तो ऐसे विभिन्न व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में अपना योगदान दिया। तो उन पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और रीट को देखते हुए विशेष प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो उन सब प्रश्नों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं केसरी सिंह बारेहट की। केसरी सिंह बारेहट, क्योंकि इनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। ठीक है, केसरी सिंह बारेहट क्या थे, कब जन्म हुआ था। अब क्या है कि ये फेमस व्यक्ति है तो इनके बारे में क्या जन्म के बारे में भी पूछ सकता है, इनकी कर्म भूमि भी पूछ सकता है कि क्योंकि इनका जन्म आपके सापुरा भीलवाड़ा में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही या क्षेत्र रहा वो कोटा रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ। इनका जो जन्म हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में देवपुरा गांव, ठीक है, शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में। तो देवपुरा गांव और कहाँ था ये, शाहपुरा में। और शाहपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा में। ठीक है, और इनकी जो हम बात करें कर्म भूमि रहा, ये तो हुआ इनका जन्म। इनकी अगर हम कर्म भूमि की बात करें तो इनकी जो कर्म भूमि रही थी वो रही थी कोटा। तो आप ध्यान रखना, जन्म हुआ था देवपुरा में 1872 ईस्वी में, और जो कर्म भूमि है वो रही थी कोटा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इनके बारे में और क्या विशेष तथ्य। ये जो केसरी सिंह बारेहट थे, ये राजस्थान के प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं और क्रांतिकारी भी माने जाते हैं, क्योंकि ये कविताएं भी रचा करते थे। और इन्होंने जो इनकी सबसे फेमस है, ये ध्यान रखना, ये हमारे रीट के एग्ज़ाम में पूछी हुई गई है एक बार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1903 में प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ। तो ध्यान रखना 1903 में जब लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया, यहाँ आपके 4-5 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तब उस समय क्या है, लॉर्ड कर्जन ने जो महाराणा थे फतेह सिंह, ठीक है, उदयपुर के, तो महाराणा फतेह सिंह जो थे कहाँ के थे, ये मेवाड़ के, यानी उदयपुर के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे। कौन, फतेह सिंह। इनको क्या किया, इनको निमंत्रण दिया, और जब ये जाने लगे तब केसरी सिंह बारेहट ने क्या किया, तब इन्होंने एक 13 सोरठे लिखे थे। 13 सोरठे लिखे थे, और ये लिखे थे डिंगल भाषा में। किस में लिखे थे, ये लिखे थे आपके डिंगल भाषा में। ठीक है, जो राजस्थान की पश्चिमी भाषा कहलाती है डिंगल साहित्यिक भाषा, उसमें लिखे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोरठे इनको दिए, और महाराणा जो फतेह सिंह थे उनको याद दिलाई कि आपके जो खानदान है उसमें वंश है, उसमें इतने महापुरुष महाराणा प्रताप जैसे हुए जो अकबर के सामने नहीं झुके, और आप एक अंग्रेज अधिकारी के सामने जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्यों जा रहे हो, आप को नहीं जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि महाराणा क्योंकि निकल चुके थे ट्रेन से, तो ये दिल्ली तो पहुँचे, लेकिन दिल्ली पहुँचने के बाद में ये दरबार में नहीं गए। ठीक है, तो ये जो 13 सोल्ट हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको कहा जाता है चेतावनी रा चूंगटिया। चेतावनी रा चूंगटिया, ये विशेष बात है, ये ध्यान रखना है। अब क्या क्या प्रश्न बनते हैं, प्रश्न आ जाएगा चेतावनी रा चूंगटिया किसने लिखी, तो केसरी सिंह बारेहट ने। क्यों लिखी, तो दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। किसको, महाराणा फतेह सिंह को। दिल्ली दरबार में कौन जा रहा था, तो महाराणा फतेह सिंह। कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, तो 1903 में। ठीक है, किसने आयोजन किया, तो लॉर्ड कर्जन ने। तो ये सारे वो विशेष प्रश्न हैं जहाँ से हमारे प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस है। दूसरा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो चेतावनी चूंगटिया है उसमें कितने सोल्ट है, तो वहाँ आपको दे दे 10 है, 12 है, 15 है, तो ध्यान रखना 13 सोल्ट है। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि 13 जो सोल्ट है वो किस भाषा में लिखे गए, डिंगल भाषा में लिखे गए, पिंगल में लिखे गए, तो याद रखना कि डिंगल भाषा में लिखे गए। तो इतना आपको याद रखना है। देखो आगे हम बात करते हैं केसरी सिंह बारेहट पे कि 1910 में, या तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है चेतावनी रा चूंगटिया कब लिखी, 1903 में 13 सोल्टे थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न इन पे बन जाता है विशेष कि 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। ये आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, मोस्ट प्रश्न है कि वीर भारत की सभा की स्थापना किसने की। तो आपको ध्यान रखना है केसरी सिंह बारेहट ने।
कभी कभी इसका सन भी पूछा जा सकता है, तो आपको सन भी याद रखना पड़ेगा। कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, तो केसरी सिंह बारेहट ने। कब की, तो 1910 में की। फिर स्वतंत्र आंदोलन में अपने परिवार का बलिदान दिया। तो ये प्रश्न भी पूछा गया, मोस्ट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा परिवार भी दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पूरा का पूरा परिवार ही बलिदान कर दिया। तो ध्यान रखना केसरी सिंह बारेहट अगर नाम पूछे तो, और अगर बारेहट परिवार दे रखा है तो ध्यान रखना बारेहट परिवार। क्यों, क्योंकि इनके जो पुत्र थे, भाई थे, जमाई थे, वो सबके सब इस स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो कभी उनसे नाम भी आपसे पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि केसरी सिंह के पुत्र कौन थे, या प्रश्न आ जाए कि जोरावर सिंह का केसरी सिंह से क्या संबंध था। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो जो जोरावर सिंह थे वो इनके भाई थे। ठीक है, दोबारा यहाँ लिख देते हैं एक बार, देखिए जोरावर सिंह बारेहट, जोरावर सिंह बारेहट ये क्या थे, ये इनके भाई थे। फिर एक आ जाता है प्रताप सिंह बारेहट, प्रताप सिंह बारेहट ये इनके पुत्र थे। और जमाता पूछ ले, जमाता, जमाता यानी जमाई, ठीक है, वो थे ईश्वरदान आसिया, ईश्वरदान आसिया ये इनके जमाई थे। तो अधिकांश इन पे प्रश्न नहीं पूछता है, आपके जो प्रश्न पूछने के चांस है ज़्यादा वो इन दोनों भी पूछे जाते हैं। कि प्रताप सिंह बारेहट पूछ लेगा केसरी सिंह के पुत्र कौन थे, तो प्रताप सिंह और जोरावर, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ध्यान रखना कि केसरी सिंह बारेहट के भाई थे जोरावर सिंह, और जो पुत्र थे वो कौन थे, प्रताप सिंह। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रताप सिंह बारेहट के बारे में। तो प्रताप सिंह बारेहट जो केसरी सिंह के पुत्र थे, प्रताप सिंह बारेहट, तो ध्यान रखना इनके पिता कौन थे, तो आपको याद आ जाना चाहिए केसरी सिंह बारेहट, केसरी सिंह बारेहट। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी होए तो याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं, देखो प्रताप सिंह की जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और पूछा जाता है कि इन्होंने जो क्रांति की जो प्रेरणा ली थी या जो सीखे थे क्रांति के लिए, तो एक वर्धमान स्कूल था और वहाँ से इनको क्रांति की प्रेरणा मिली थी। जो अर्जुन लाल सेठी का वर्धमान स्कूल चला करता था, अभी हम अर्जुन लाल सेठी की भी बात कर देंगे। तो अर्जुन लाल सेठी का जो स्कूल था, कौन सा, वर्धमान, वहाँ से वर्धमान स्कूल से इन्होंने क्या ली थी, ट्रेनिंग ली थी बम बनाने की, बम फोड़ने की। ये इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, तो ये प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना वर्धमान स्कूल से। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो प्रताप सिंह बारेहट थे ये बनारस कांड में, ठीक है, ये बनारस कांड के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करने के साथ में इनको बरेली जेल में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था, तो ये जेल विशेष है, ये जेल पूछ लेते इनके बारे में कि इनको कौन सी जेल में रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इन पे अभियोग चलाया और बाद में इनको जो बरेली की जेल है वहाँ पे इनको बंद कर दिया। और वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था, गुप्तचर निदेशक, ठीक है, जिसका नाम था सर चार्ल्स क्लीवलैंड, इसने इन पे अत्याचार किए। कहा जाता है बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, इनको बर्फ़ की सिल्ला पे लिटा के मारा, मतलब सुइयाँ लगा दी हाथ में, कीलें ठोक दी, इतना बुरी तरह से प्रताड़ित कहा। और इनको कहा कि आप अपने क्या कहते हैं सहयोगियों का नाम बता दो, साथियों का नाम बता दो। ठीक है, इनको इस क्वींसलैंड ने ये भी कहा था कि आपकी माँ रोती है, आपकी माँ रोती है तो उसको क्यों रोने देते हो, आप अपने नाम बता दो, आप चले जाओ। तब इन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो उसको रोने दो। देखो एक बेटा होके भी कितनी बड़ी बात कह रहा है, लेकिन इतना बड़ा दिल रखता है जब कह रहा है कि मेरी माँ रोती है तो उसको रोने दो, लेकिन मैं हज़ारों माँओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ये जानते थे कि अगर मान लो इनके साथ 10 लोग काम करते और ये उन 10 लोगों के नाम बता देते तो ये तो जिंदा बच जाते, लेकिन ये 10 लोगों की माँ रोती। तो इन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो उसको रोने दो, लेकिन मैं और अन्य माँओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। ठीक है,
तो मैं देशद्रोह नहीं कर सकता, मैं गद्दार नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे वीर पुरुष या वीर महान योद्धा हमारे हुए, और इनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, इनकी उम्र केवल 22 साल की उम्र में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इतनी यातनाएं दी गई कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे हम बात कर रहे हैं जोरावर सिंह बारहट की। जो जोरावर सिंह बारहट है, ये केसरी सिंह बारहट के भाई थे। केसरी सिंह बारहट के भाई थे, ठीक है, ये ध्यान रखना एक तो आपको। और दूसरा, क्योंकि पूछ लिया जाए कि जोरावर सिंह बारहट किसके भाई थे या केसरी सिंह बारहट के भाई कौन थे, तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी यहाँ पुत्र और भाई में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे याद रखना कि जो प्रताप सिंह थे, तो जब हम प्रताप सिंह लिखेंगे और जैसे ही हम लिखें पुत्र लिखें, तो देखो ये मिलता जुलता हो गया, पे और पे, ठीक है। तो पुत्र और प्रताप, तो पुत्र तो कौन थे इनके, केसरी सिंह के, प्रताप सिंह बारहट। तो फिर क्या बच गया, जोरावर सिंह बारहट। क्योंकि अक्सर जब हम पढ़ते हैं, रट के पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसको यहाँ ऐसे ध्यान रखना कि पुत्र कौन थे, प्रताप सिंह बारहट। तो जब ये क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये कौन हो गए, ये इनके भाई हो गए, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आगे हम बात करते हैं इनकी कि ये क्यों फेमस हुए। तो जो दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा था 1912 में, 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1912 में भी। और इस समय इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड होर्डिंग पर जब वो हाथी पे सवार होकर जा रहा था, तो इन्होंने उसके ऊपर बम फेंका था, ठीक है। तो उस बम हत्याकांड में इनका नाम आया और इनको गिरफ्तार करने के लिए जब, लेकिन एक बात है कि ये पकड़ में नहीं आए, और कहा जाता है कि ये उसके बाद में इन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया, ठीक है। इनका मन विरक्त हो गया हर चीज़ से, और उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया, सन्यासी जीवन अपना लिया, और बाद में सन्यास ग्रहण कर लिया, भूमिगत हो गए, ठीक है, छिप गए, अंडरग्राउंड होना जिसको कहते हैं वो। तो फेमस पर्सन है, और जो मोस्ट पर्सन है वो यही है। एक तो ये पूछ लेते कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो यहाँ ध्यान रखना है, लॉर्ड होर्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था, या इन्होंने बम कब फेंका था, तो दिल्ली दरबार में 1912 में फेंका था। और कब, तो लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका था, ठीक है। 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई जा रही थी। पहले राजधानी क्या थी, तो आप ध्यान रखना, कलकत्ता थी। अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता बना रखी थी, लेकिन 1912 में ये राजधानी का स्थानांतरण करके कहाँ लाया जा रहा था, दिल्ली, और उसी खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। तो उसी समय जोरावर सिंह बारहट ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, और बम फेंक करके इनको मारने की कोशिश की, लेकिन ये बच गए। तो ये प्रश्न इन पे पूछा जाता है कि किस पे बम फेंका, तो ये आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अर्जुन सिंह। आगे हम बात कर रहे हैं अर्जुन लाल सेठी की, और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे। इनका संबंध कहाँ से रहा है, तो ध्यान रखना, जयपुर से। जयपुर से इनका संबंध रहा है, और ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति व जन जागृति के, सशस्त्र क्रांति व जन जागृति के अलग जगाने वाले माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक स्कूल खोली थी, जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई थी 1905 में। 1905 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जैन शिक्षा प्रचारक, क्योंकि अंग्रेज तो शिक्षा पे ध्यान दे ही नहीं रहते, उस कंडीशन में जैन शिक्षा प्रचारक समिति इन्होंने बनाई। और इस समिति के तहत इन्होंने क्या खोले, स्कूल खोले, ठीक है, छात्रावास खोले, पुस्तकालय खोले, और वहाँ पे दिखाने के लिए वो छात्रावास थे, पुस्तकालय थे, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ ये लोगों को सशस्त्र क्रांति यानी बम बनाने की ट्रेनिंग, ठीक है, किस तरह से बम फोड़ करके देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है। तो प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, वर्धमान स्कूल भी खोला था इन्होंने, छात्रावास भी खोले थे, ठीक है, और उसके साथ में इन्होंने पुस्तकालय की भी स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन ये पढ़ाई के साथ साथ इनका जो मेन मुद्दा था वो क्या था कि लोगों को जागृत करना, और जागृत करने के साथ साथ उनको सशस्त्र क्रांति की ट्रेनिंग देना। तो ये पर्सन विशेष है, इसको ध्यान रखना। जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई थी, वर्धमान स्कूल खोले थे, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह जो बारहट थे, उन्होंने भी इन्हीं स्कूलों में ट्रेनिंग ली थी, ठीक है, जो भी हमने बात की।
तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है जो इन पे आ जाता है, वो आ जाता है कि अर्जुन लाल जो सेठी है, तो जब ये पढ़ाई वगैरह ही कंप्लीट हो गई इनकी, तो उस समय जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह। जयपुर के महाराजा कौन थे उस समय, तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधो सिंह। और सवाई माधो सिंह ने इनसे कहा था कि आप जो हो उनको मैं क्या कर देता हूँ, अपना राज्य का प्रधानमंत्री बना देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने एक बात कही और वो कथन ही फेमस है। इन्होंने ये कहा कि अगर मैं आपकी नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। अर्जुन लाल, तो वहाँ अर्जुन लाल आपको लिख के देगा नहीं, क्योंकि दे देगा तो आप मैच कर दोगे, तो वहाँ दे देगा ये कथन किसका है, ठीक है। तो अर्जुन लाल की जगह हो सकता है आपको लिख के दे देगा मैं आपकी नौकरी करूँगा, नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये विशेष कथन है, इसको आपको ध्यान रखना है। पूछा भी गया है, वापस पूछा जा सकता है कि मैं आपकी नौकरी, क्योंकि वहाँ अर्जुन लाल देगा नहीं, वैसे कथन है अर्जुन लाल आपकी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा, लेकिन वहाँ अर्जुन लाल दे दे तो फिर आप मिसमैच कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ दे देगा अर्जुन लाल से टी केसरी सिंह बारेहट वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपकी नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कथन है अर्जुन लाल सेठी का। आगे चलते हैं हम इनके बारे में और चर्चा। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों की भी रचना की गई थी, तो वो भी फेमस है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि किस किस पुस्तक की रचना की। तो आप ध्यान रखना, एक थी स्त्री मुक्ति, एक थी शूद्र मुक्ति, और एक था पुस्तक का नाम महेंद्र कुमार। ये इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें रही है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ और कुछ भी ऐड करके आपसे पूछा जा सकता है या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। शूद्र मुक्ति पुस्तक किसने लिखी, तो अर्जुन लाल सेठी ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे, जो शूद्र जिनको हम मानते थे, अछूत मानते थे, स्त्रियों पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो ये चाहते थे कि पहले शिक्षा के द्वारा समाज को एकत्रित किया जाए, एकता लाई जाए, क्योंकि अगर हमारा समाज ही एकत्रित नहीं है, हम ही आपस में टकराव है, हम ही आपस में छुआछूत भेदभाव करते, तो हम अंग्रेज़ों को भारत से कैसे बाहर निकालेंगे। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें इनको दूर करने के लिए इन्होंने किताबें लिखी, ताकि जनमानस में जागृति आए और वो इससे आगे ऊपर उठ के सोच सके। इसी के साथ साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया था, ठीक है, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज़ों से लड़ना है तो हमको हिंदू और मुस्लिम जो दोनों यहाँ पे, इन दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, नहीं तो अंग्रेज़ लोग क्या करेंगे, दोनों में फूट डालते रहेंगे और फूट डाल डाल के उसका लाभ उठाते रहेंगे, और ऐसा अंग्रेज कर भी रहे थे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पर्सन अर्जुन लाल सेठी पे बन जाता है हमारे, कि अर्जुन लाल सेठी का संबंध अगर पूछ ले तो आपको दो तीन बातों से ध्यान रखना है। एक तो होर्डिंग बम कांड, एक आप ध्यान रखना आरा बम कांड, ठीक है, आरा बम कांड या हत्याकांड, ठीक। और इसी के साथ आप ध्यान रखना काकोरी कांड। इनमें अर्जुन लाल सेठी का योगदान रहा था। इनके यहाँ से जो ट्रेनिंग करके लोग बाग गए, जैसे हम पढ़े होर्डिंग बम कांड, तो होर्डिंग पे जो बम फेंका जोरावर सिंह ने, वो इन्हीं के वर्धमान स्कूल में पढ़ाई की थी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये इन जो कांड हुए इनसे ये संबंधित थे, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अमरचंद भाटिया के बारे में। तो अमरचंद भाटिया पे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अमरचंद भाटिया कौन है? अमरचंद भाटिया, तो ध्यान रखना, आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सत्ता पे जो फांसी पे लटकने वाले थे, तो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो शहीद हो गए, तो ध्यान रखना राजस्थान के प्रथम शहीद, जब स्वतंत्रता आंदोलन होने लगे तो उसमें 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं, तो राजस्थान के प्रथम शहीद कब, तो 1857 की क्रांति में। 1857 की जब क्रांति हुई तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को फांसी दी गई, जिस व्यक्ति को क्या दी गई, फांसी दी गई, वो फांसी की सज़ा किसको सुनाई गई,
तो ध्यान रखना अमरचंद बांटिया को। अब क्यों सुनाई गई, वैसे ये हमारे राजस्थान से संबंधित थे। अमरचंद जो बांटिया है ये हमारे बीकानेर के थे, ठीक है, और बीकानेर राजस्थान में, तो तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में। तो ये बीकानेर के थे, लेकिन ये व्यापारी थे और इनका जो व्यापार था वो ग्वालियर में चला करता था, और ग्वालियर में चला करता था। और इन्होंने जब क्रांति होने लगी, जब तात्या टोपे को सहायता की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने तात्या टोपे को, ये इस कारण से इनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को अपनी पूरी संपत्ति, तात्या टोपे जो क्रांतिकारी थे, नाना साहब के सेनापति, तो तात्या टोपे को अपनी संपत्ति दान कर दी। यानी इनके पास जो भी धन दौलत थी वो क्या कर दी, तात्या टोपे को सौंप दी, और कहा कि आप इससे सेना बनाओ, और सेना बनाओ, गोला बारूद खरीदो, ठीक है, बंदूकें खरीदो, और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालो। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि यार ये व्यक्ति इनको सहायता कर रहा है, पैसे दे रहा है, अगर ये नहीं देता तो हो सकता है कि इनके पास ये तात्या टोपे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी परेशान किया था। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये 2% आपको एक साथ ही याद हो जाएंगे। अमरचंद बांटिया प्रथम शहीद थे जो क्रांति में जिनको फांसी दी गई, और तात्या टोपे एक तरह से अंतिम व्यक्ति थे क्रांतिकारी जिनको सबसे अंत में फांसी लगी। इसके बाद इनको फांसी लगने के बाद क्रांति एकदम से शांत हो गई, ये मान लिया गया कि क्रांति काबू में, पूरी स्थिति कंट्रोल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम शहीद अमरचंद बांटिया थे। क्या किया, तो ग्वालियर में व्यापारी थे ये, इन्होंने तात्या टोपे को अपनी सारी संपत्ति का प्रस्ताव दे दिया कि भैया आप ये संपत्ति ले लो, और तो अंग्रेज इससे क्या हो गए, क्रोधित हो गए, और अंग्रेजों ने अमरचंद बांटिया को क्या कर दिया, फांसी दे दी। इसलिए ये मोस्ट पर्सन है कि राजस्थान के प्रथम शहीद या 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन माने जाते, तो अमरचंद बांटिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बांटिया, तो ध्यान रखना बांटिया से ही बीकानेर याद रख लेना, ठीक है, और ग्वालियर के थे, और तात्या टोपे को संपत्ति दी थी। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह जो पथिक थे ये बहुत ही मतलब फेमस रहे, और एक तरह से देखा जाए तो भारत में जो किसान आंदोलन के जो जनक है वो इन्हीं को माना जाता है। और एक पर्सन इन पे पूछा भी गया है हमारे रीट वगैरह में कि इनका मूल नाम क्या था। मूल नाम का मतलब होता है ओरिजिनल नेम, ठीक है। विजय सिंह तो इनको कहा जाता था, लेकिन ये नाम बदल लिया था इन्होंने, लेकिन वास्तव में इनका नाम था भूप सिंह। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और हमारे रीट 3rd ग्रेड में भी पूछा गया है कि विजय सिंह का मूल नाम या बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था। तो ध्यान रखना भूप सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, पर बहुत अच्छा भी है। इनका जो जन्म हुआ था 100 साल पहले। किसके, मेरे जन्म से 100 साल पहले, यानी 1882 को, ठीक है। मैंने ऐसे याद रख रखा है, आप भी याद करो, कर सकते हो, क्योंकि आप भी मुझसे जुड़े हुए हो, आपको मालूम है 1982, 100 साल कम कर लो, यानी विजय सिंह जन्मे थे तो 1882। तो ऐसे ये डेट याद कर सकते हो आप भी अपनी बर्थ डेट से, किसी की भी डेट अगर मैच करती है, ठीक है, 50 साल आगे कम पीछे महीने, तो वहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर इनका जो जन्म हुआ था ये 1882 में बुलंदशहर, और बुलंदशहर कहाँ है, तो ध्यान रखना यूपी में, ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी जो कर्म भूमि रही, तो इनका जन्म तो यूपी में हुआ, लेकिन पूछ ले इनका कर्म भूमि, यानी ये काम करने कहाँ आ गए, ठीक है, इन्होंने कहाँ के आंदोलनों में भाग लिया। तो यूपी के आंदोलनों को छोड़कर इन्होंने जो राजस्थान में जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसमें भी विशेषकर बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें भाग लिया। तो इनकी जो कर्म भूमि रही है वो रही है राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में भी इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको अपना बहुत बढ़िया नेतृत्व दिया, और उसको पूरे भारत में क्या बना दिया, फेमस कर दिया किसान आंदोलन के, इसलिए ये जनक कहलाते। तो ये भी ध्यान रखना, कभी पूछ लिया आपसे कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक, तो कौन हो गए किसान आंदोलन के जनक, तो याद रखना विजय सिंह पथिक, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता, तो नेता तो उसमें साधु सीताराम दास भी थे प्रथम चरण में, ये द्वितीय चरण के नेता थे, ठीक है। आगे माणिक्यलाल वर्मा वगैरह भी थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में, तो ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता, बिजोलिया किसान आंदोलन के
आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता, यानी जो भी नेता थे और उनमें भी सबके टॉप के नेता कौन थे, तो विजय सिंह पथिक। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने समाचार पत्र निकाले थे और यहाँ से भी हमारे थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया, तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या समाचार पत्र निकाले थे, कौन कौन से निकाले थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना और इन पे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट है, याद रख लेना आप। एक तो था राजस्थान केसरी, ठीक है, एक अखबार कौन सा निकाला था इन्होंने, राजस्थान केसरी, ठीक है। दूसरा अखबार जो इन्होंने निकाला था उसका नाम था नवीन राजस्थान, और तीसरा अखबार जो इन्होंने निकाला था उसका नाम था तरुण राजस्थान। यानी आपसे क्रम नहीं पूछेगा कि कब कौन पहले निकाला बाद में, पर वो ये पूछता है निम्न में से कौन सा अखबार इनके द्वारा संपादित नहीं था, नहीं निकाला, तो तरुण राजस्थान। कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा है, ऐसे याद रखना कि विजय सिंह पथिक है, जब ये राजस्थान में आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, तो राजस्थान में आए तो राजस्थान हो गया। क्या देखा कि राजस्थान में केसरी सिंह बारेहट का बोलबाला है, तो केसरी सिंह आ गया दिमाग में, राजस्थान में केसरी सिंह का बोलबाला है तो केसरी आ गया, तो हो गया राजस्थान केसरी। केसरी क्या है, ये क्या थे, नवीन, भाई राजस्थान केसरी। उसके बाद में ये जो थे ये क्या थे, नवीन थे, तो नवीन राजस्थान हो गया। ये नए आए थे ना, यूपी से आए थे, तो कोई बाहर से आएगा तो वो नया नया ही होगा, तो ये नए थे यानी नवीन थे, तो राजस्थान हो गया। फिर ये तरुण थे, जवान थे, ठीक है, जो नवीन होता है वो क्या होगा, जो जवान लगेगा वही, जो बूढ़ा हो जाएगा वो तो पुराना लगता है ना, तो नवीन थे यानी तरुण थे, तो तरुण राजस्थान, राजस्थान का राजस्थान आ ही गया। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि वहाँ जब एग्जाम में हम बहुत सारे एक साथ देखते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इन्होंने निकाला नहीं निकाला, इसलिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे एक बार आपको समय लगेगा, पर पढ़ लोगे तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, भूलोगे नहीं कि जब राजस्थान में आए तो राजस्थान केसरी, फिर ये नवीन थे तो नवीन राजस्थान, नवीन थे तो तरुण थे तो तरुण राजस्थान। तो ये इनके द्वारा जो निकाले गए या संपादित समाचार पत्र थे जो हमसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है। इसी के अलावा आपको ध्यान रखना है कि अजमेर में सशस्त्र क्रांति की जो क्रांतिकारियों को भर्ती करना और उनको ट्रेनिंग देना, इस तरह का कार्य भी इनके द्वारा किया गया था। तो यानी सशस्त्र क्रांति की भी क्या दिया करते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें सशस्त्र क्रांति का जो ज़्यादा योगदान जब हम देखते हैं राजस्थान में, तो वो अर्जुन लाल सेठी का ही देखने को मिलता है। इसलिए इस पे जो प्रश्न बनता है वो ज़्यादातर अर्जुन लाल सेठी पे ही बनता है, इन पे नहीं बनता। इन पे जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को लेके ही बनता है। और जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन आप देखोगे, हम पढ़ेंगे तो उसमें और इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है उसकी हम बात करते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद जो बिस्सा है ये है राजस्थान के जतिन दास। अब राजस्थान के जतिन दास क्यों कहते, तो उसको समझना। हुआ क्या कि जब इनको जेल में बंद कर दिया गया तो इन्होंने क्या कर दी, वहाँ पे जो खाना मिल रहा था उसको अच्छा नहीं था, तो उसके खिलाफ़ इन्होंने कर दी भूख हड़ताल कि जब तक आप मुझे अच्छा खाना खाने को नहीं दोगे, हम जेलियों के साथ या कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करोगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये भूख हड़ताल इन्होंने कर दी। इसी भूख हड़ताल में कहा जाता है कि इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में बिगड़ने के साथ साथ इनको लू का प्रकोप हो गया और इनको जब मतलब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ इनका, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो वो नहीं किया गया और उस अवेज में ये क्या हो गए, मर गए, ये शहीद हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से जो जतिन दास जी थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने भी भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल में शहीद होने वाले लगभग वो प्रथम व्यक्ति थे। तो इस वजह से इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है कि ये भी भूख हड़ताल में दोनों की सेम कंडीशन है, तो इस वजह से राजस्थान का जतिन दास कौन कहलाता है, तो ध्यान रखना बाल मुकुंद बिस्सा। कैसे याद रखेंगे, सीधी सी बात है, राजस्थान के जतिन दास कहानी मैंने आपको समझा दी है कि भूख हड़ताल की थी, तो भूखा को रहने की आदत ज़्यादा करके इनकी होती है बच्चों की, ठीक है। तो बच्चों को हम क्या कहते हैं, भूखे रहते, ठीक है, उनकी मनपसंद की चीज़ नहीं बने, सब्जी नहीं बने तो वो नहीं खाते, तो भूखे रहते, तो क्या होते, कौन रहते, बाल, ठीक है, बाल गोपाल, तो बाल मुकुंद, तो बाल से मुकुंद याद आ जाएगा, बाल मुकुंद बिस्सा। तो भूख हड़ताल किसने की थी, बाल मुकुंद बिस्सा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट पर्सन इनके बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तो यही बनता है। इसके अलावा और प्रश्नों की चर्चा करें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो फिर हमारे प्रश्न निकल के आता है, इन्होंने नागौर में चरखा संघ, ठीक है, उसमें खादी का काफ़ी प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया, चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की, ठीक है।
खद्दर यानी खादी को प्रमोट करने के लिए खद्दर भंडार की स्थापना की, खादी भंडार वगैरह जो होते हैं वो खोले। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चरखा संघ की स्थापना किसने की, ये मोस्ट पर्सन है, इसको ध्यान रखना। कहाँ की, तो नागौर में की, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और आगे इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये भूख हड़ताल में शहीद हो गए तो उस ज़माने में, ठीक है, उस ज़माने में यानी उस समय भी कहा जाता है कि इनकी जो अंत्येष्टि थी, अंतिम यात्रा थी, तो आप जानते हो भारत में इसको अच्छा माना जाता है कि इसमें शामिल होना और लोगों को कंधा देना। और तो उस समय जब इनकी अंत्येष्टि अंतिम यात्रा जो निकली तो कहा जाता है कि उसमें 1 लाख लोग शामिल हुए थे, ठीक है। लोगों को इतना लगा कि यार ये हमारे खातिर ये व्यक्ति मर गया, ये भूख हड़ताल कर रहा था हमारे भारतीयों के लिए, जेलियों के लिए, उनको अंग्रेज़ों का इतना अत्याचार रहा और ये देश के लिए शहीद हो गया। तो उस कंडीशन में उस समय 1 लाख लोग इनको देखने के लिए पहुंच गए थे कि एक बार इस व्यक्ति को देख तो लें, कितना महान व्यक्ति है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई है। आगे हमारे एक प्रमुख व्यक्तित्व है नाना भाई खाट, ठीक है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है नाना भाई खाट का संबंध है डूंगरपुर से, ठीक है, और रास्तापाल से। तो नाना भाई खाट है, ये एक अध्यापक थे, ये एक अध्यापक थे और ये क्या करते थे, वहाँ के लोगों के लिए पाठशाला चलाया करते थे। और अंग्रेज अधिकारियों ने इनको कहा कि आप अपनी पाठशाला बंद कर दीजिए। तब इन्होंने पहले एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरी जान में जान रहेगी ये पाठशाला बंद नहीं हो सकती। तो जब अंग्रेज़ों ने इनको महारावल का आदेश ला करके दिया, ठीक है, महारावल का आदेश ला करके दिया कि साहब ये राजा का आदेश है, महारावल जी का आदेश है कि आप क्या कर दो, पाठशाला को बंद कर दो। लेकिन इन्होंने कहा कि ये पाठशाला जब ही बंद हो सकती है जब मुझे क्या दे, आपने पढ़े प्रजामंडल आंदोलन, कि जब प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है वो मुझे अगर पाठशाला बंद करने का आदेश देते तो मैं पाठशाला बंद करूँगा, अन्यथा मैं बंद नहीं करूँगा। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे उन लोगों ने इनकी, कहा जाता है कि जो बंदूकें होती है, बंदूकों की जो नोक होती है, ठीक है, बंदूकों से इनकी इतनी पिटाई की, बंदूकों से, बंदूक की जो नोक होती है पीछे वाला हिस्सा, उससे इतनी पिटाई की कि इनकी मृत्यु हो गई। तो ज़्यादा कुछ पर्सन नहीं बनता है इन पे, जो पर्सन बनता है वो यही बनता है कि नाना भाई खाट का संबंध है, तो वहाँ डूंगरपुर दे देगा, बांसवाड़ा दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नाना भाई खाट का संबंध कहाँ है, डूंगरपुर से, ठीक है। तो नाना भाई खाट का संबंध है डूंगरपुर से। आगे हम पढ़ रहे हैं सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, ठीक है। तो सरदार हरलाल सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है झुंझुनू से संबंध रखते हैं, ठीक है। दूसरा एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये जो व्यक्ति थे, ध्यान रखना प्रश्न आ जाता है कि निम्न में अशिक्षित कौन है। तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना जो हरलाल सिंह थे ये अशिक्षित थे, ठीक है, ये अशिक्षित थे। उसी ऑप्शन में जैसे आपने अभी पढ़ा अर्जुन लाल सेठी दे दे, तो वो तो खुद ही स्कूल चला रहे, ठीक है। इसके अलावा आपने नाना भाई खाट पढ़ा तो वो खुद ही अध्यापक है, तो अध्यापक यानी खुद ही शिक्षित है। तो प्रश्न आ जाए निम्न में कौन अशिक्षित है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना जो हरलाल जी है ये अशिक्षित थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी। तो ये मोस्ट पर्सन है, ये याद रखना, विद्यार्थी मित्र, विद्यार्थी भवन झुंझुनू, है ना, विद्यार्थी भवन झुंझुनू। तो झुंझुनू से तो पूछेगा नहीं, वो तो ये पूछेगा विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की, ये पूछेगा प्रश्न। कहाँ पे की, तो झुंझुनू में की। तो विद्यार्थी भवन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना हरलाल सिंह। और इन्होंने इतना अच्छा इसका नेतृत्व किया वगैरह कि ये जो सरदार की उपाधि है, तो सरदार की उपाधि का मतलब है कि इनके जो अनुयायी थे उन लोगों ने इनको क्या उपाधि दी, कुशल नेतृत्व के कारण इनके जो अनुयायी थे, सहयोगी थे, तो उन सहयोगी ने इनको क्या दी, सरदार की उपाधि दी, इनको अपना सरदार माना। आगे हम बात करते हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद जी की। तो इनका जो संबंध है या इनका जो जन्म हुआ था वो होता है नीम का थाना, ठीक है, ये सिक्कर में आता है आपके, नीम का थाना। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में क्या रहा, कार्यरत रहे पत्रकार के रूप में। तो ये मोस्ट पर्सन इसको ध्यान कर लेना कि कप्तान दुर्गा प्रसाद जी का संबंध है, तो पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और कई बार ये जेल भी गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सन है।
तो हमने ये सारे जो लगभग प्रमुख व्यक्तित्व थे इनकी बात की है और इनमें क्या क्या पर्सन बन सकते हैं। तो आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं, जिसमें हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं भी है जिन्होंने आंदोलनों में भाग लिया था और भी कई महान पुरुष हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो इसलिए इसको मैं यहीं विराम देते हुए आपके लिए एक और वीडियो इसका पार्ट लेके आऊँगा, सेकंड पार्ट। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। इसमें आप ध्यान करना, केसरी सिंह बारेट सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार हमारे वहीं से प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके अलावा हमारे जो अर्जुन लाल सेठी है वहाँ से प्रश्न आने के चांस है। इसके अलावा विजय सिंह पथिक है, वहाँ से हमारी प्रश्न आता है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि एक ही प्रश्न बनेगा तो वो माना हो सकता है नाना भाई खाट पे भी प्रश्न आया है, ठीक है, तो बन सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस जो होते हैं वो हमारे इनमें होते हैं, केसरी सिंह बारेहट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, तो इसलिए एग्जामिनर जो ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इनके बारे में और अध्ययन करो कि केसरी सिंह बारेहट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।